हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में, यूपीपी और साथ में यूपी ट्रिपल एससी, आरओ जहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको लेकर मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो एक साथ देख लें। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, खासकर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जो कि अभी बड़े स्तर पर एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का जो है परीक्षा होगा, वो भी री एग्ज़ाम होगा। तो उसमें उसको लेकर भी ध्यान में रखा गया कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश है कि केवल क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं, उसको और भी ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी 70% ऑडियंस वीडियो देखती है बट सब्सक्राइबर नहीं है वो हमारे। ठीक है, बट आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भाई तंबाकू की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है। देखिए, तंबाकू की खेती जो आंध्र प्रदेश में की जाती है, लाल मिट्टी और ब्लैक मिट्टी में हो जाता है ज़्यादा। तो लाल मिट्टी मिलती है आंध्र प्रदेश की तरफ। तंबाकू में निकोटीन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है, जो कि हेल्थ के लिए नुकसान, हालांकि जिससे जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, उनको नशा रहता है, दैट इज़ द निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की खेती, देखिए तंबाकू की खेती यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो होती है। एक काइमबोंग हवा चलती है, काइमबोंग करके एक हवा चलती है। काइमबोंग कहाँ? इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या है, अंगूर की खेती को नुकसान पहुँचाती है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद आया तो मैंने आपको बता दिया, पुर्तगीज़ वगैरह लाए। ठीक है, अगला है अरब सागर में कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है। तो यहाँ पर देखिए, सेशल्स, मालदीव, मेडागास्कर, वियतनाम। तो इसमें जो सबसे नज़दीक होगा उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर मालदीव है आंसर। देखिए, ऐसा मैं बताते जाता हूँ, इंडिया ज़्यादा बड़ा बन गया, मैं छोटा सा इंडिया बनाता हूँ। ये अपना प्यारा भारत, इधर है श्रीलंका, इधर है मालदीव जो नज़दीक में है। फिर यहाँ पर आपको सेशल्स मिलेगा, नीचे मेडागास्कर मिलेगा। तो ये सब चीज़ है। तो नज़दीक में श्रीलंका के बाद मालदीव ही है। ठीक है, तो मेरीटाइम बाउंड्री की हो रही है, जो नहीं, जैसे ज़मीन और पानी जहाँ होता है उसको मेरीटाइम बाउंड्री बोलते हैं। 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, पहला होता है टेरिटोरियल बाउंड्री या टेरिटोरियल एरिया, इस पर वही राइट होता है जो मेन लैंड पे होता है। 12 से 24 के बीच में कंटीजियस जोन होता है, जिसको अवच्छिन्न क्षेत्र कहते हैं। कैसा? कंटीजियस पूछा जा सकता है। और 24 से लेकर 200 तक ये आपको होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। और याद रखिएगा, अब आप सुन रहे होंगे बार बार, आपने किलोमीटर नहीं कहा, नॉटिकल माइल बोला है। हाँ, बिल्कुल बोला है। 1.86 किलोमीटर होता है अप्रॉक्स। अगर हम ज़मीन पर 1 मील चलते हैं, दैट इज़ द 1.6 किलोमीटर। नॉटिकल माइल जो है वो समुद्र की दूरी है, डिस्टेंस नापते हैं। अगर यहीं लिख के आ जाता फैदम, फैदम है क्या? समुद्र की गहराई नापते हैं। और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए है इसको आप लिखें। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत तेज़ से खांसी वगैरह भी आ सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट करूं, वीडियो रिकॉर्ड करूं। थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ें तब तक। ये प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन है। देखिए, सबसे बड़ी कमेटी यहाँ देखा जाए तो प्राक्कलन कमेटी जो है, एस्टिमेट कमेटी, 30 मेंबर होते हैं इसमें, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, बाकी लोक लेखा में 15 और 22, मतलब 15 और 7, यानी लोकसभा और राज्यसभा पर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बट यहाँ पर क्या है कि एस्टिमेट कमेटी ये क्या करती है कि जो कैग रिपोर्ट देती है उसकी फिर ये जांच करवाती है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, जो पहले उस समय आज़ादी के बाद जब वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, तो ये फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कमेटी, ऐसा नहीं कि अस्थायी हो, ये स्थायी पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किसे पर्वतों का सागर कहते हैं। जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट या दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पड़ता है भाई साहब? कनाडा में पड़ेगा, ये याद रखिएगा। पर्वतों का सागर कहते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? नॉर्वे को। ठीक है, कंट्री ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? वो हम जापान को कहते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे जो चीज़ें मिलती हैं, मैं इसकी एक लिस्ट मैंने आपको उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, ज़रूर देखें भौगोलिक उपनाम से। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, तो ये आप देखिएगा।
और वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी जीके बाय ब्रजेश से आप सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इसी लोगों के साथ, जो ये आपका अपना लोगो यहाँ पर लगा हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, तो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया आंसर हो गया। सूरत नदी किस नदी के, किस शहर जो है किस नदी के किनारे। देखिए पहले बात तो गुजरात का शहर है, ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी, तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर है सूरत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सूरत कहाँ का शहर है, गुजरात का शहर है। ताप्ती नदी निकलती कहाँ है, तो देखिए एमपी में एक पहाड़ पड़ता है महादेव, सतपुड़ा रेंज का एक भाग है महादेव के साउथ में पड़ता है बेतुल का प्लेटू, तो बेतुल प्लेटू के पास से ही ये नदी निकलती है। यहाँ पर है भाई महानदी पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। क्या है बच्चों, हीराकुंड डैम है। और हीराकुंड डैम का मतलब यहाँ पर है कि भैया सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, कौन से राज्य में, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। गोदावरी की बात करें, गोदावरी इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर गंगा, और साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर इंडिया में ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी को हम ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमा और कोयना ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियरों को खो देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, आयरलैंड या पेरू। तो यहाँ पर वेनेजुएला। अब कहोगे सर वेनेजुएला का है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बता देते हैं। ये रहा वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में ऊपर देश से पड़ता है वेनेजुएला। क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा स्टोरेज यहीं पर ही गणना की गई है। क्रूड ऑयल जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा है, स्टोर में है, मतलब निकाला नहीं गया है। बाकी अमेरिका ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, खांसी आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर करें। ठीक है, मुश्किल से 5 सेकंड की बात होती है। अगला है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण यानी इंडिया सर्वे, रक्षा मंत्रालय, या यहाँ पर है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो ठीक है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर सोचें। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि भारतीय सर्वेक्षण, इंडिया सर्वे के द्वारा क्या है, भारत का मानचित्र तैयार किया जाता है। और वर्तमान में भारत में देखिए 2 तरह के मैप होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप। अब यहीं पर मैं ऐसे भारत बना दे रहा हूँ, चलिए ऐसे सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर अपना बचपन का प्यार का दिल बना लीजिए, यहाँ ई बना लीजिए, इनको ऐसे जोड़ देते हैं और ये बन गया आपका इंडिया। ठीक है, बेटर, ठीक है, ये बेटर है। तो यहाँ पर क्या है कि एक इधर लेफ्ट पे आप मैप देखते हैं, फिजिकल होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप पे नदी, पर्वत, पहाड़ ये सब दिया जाता है, पॉलिटिकल पर आपको बाउंड्री बहुत क्लियर होती है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य में से, तो अगर हम बात करें, यहीं पर डिस्कस कर देते हैं, 28 स्टेट है ना। अगर एरिया वाइज बड़ा बात करें तो एरिया वाइज बड़ा आपका हो गया आपका राजस्थान, पॉपुलेशन वाइज बड़ा करें तो आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद अगर एरिया वाइज छोटा बात करें तो आपका हो जाएगा गोवा, और पॉपुलेशन वाइज सिक्किम। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी जो है अगर एरिया वाइज बात करें बड़ा, तो एरिया वाइज आपका हो जाएगा लद्दाख, पॉपुलेशन वाइज दिल्ली। और अगर देखा जाए बड़े में और छोटे में देखा जाए तो दोनों में ही लक्षद्वीप का नाम आता है। उम्मीद है इतने सारे पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए होंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, जस्टिस राणा डे, मैडम ब्लावस्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर मैडम ब्लावस्की हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की यहाँ पर क्या थी, संस्थापक रही हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने यहाँ पर क्या किया था कि 1916 में, सबसे पहले 1916 में क्या किया था कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज वो किया गया था, यहाँ पर होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था। उसके बाद क्या था कि इनका तो चलिए पुणे में ही कार्य का काम था तिलक का, लेकिन जो एनी बेसेंट ने किया था वो था पूरे मद्रास अडियार में फैला हुआ था और ऑल ओवर इंडिया में फैला था। हेडक्वार्टर उनका मद्रास अडियार था, किसका, एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग चलाया था। अगला है, किसे विश्व साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, अमेरिका, रूस, बेलारूस, यूक्रेन। तो यहाँ पर है रूस। देखिए हुआ क्या है कि रूस और यूक्रेन का मैटर छिड़ा हुआ है। ठीक है, रूस और यूक्रेन का मैटर छिड़ा हुआ है, तो इन्होंने कई जगह पर क्या है कि मतलब इनके चीज़ों को हैक भी किया है। साइबर अपराध की बात हो रही है, तो साइबर अपराध से मतलब इंटरनेट की दुनिया से, कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए अपराधों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे भाई। एक कौन सी कि इसमें मिश्र धातु है, जस्ता, स्टील, सीसा या एल्युमिनियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से निकालते हैं, ये आंसर नहीं है अभी, मैं केवल बता रहा हूँ कि कोरेंडम और बॉक्साइट इसके क्या है, 2 और हैं। फिर आता है जिंक, स्टील और लेड। तो यहाँ पर स्टील है, इसमें आयरन,
कोल और भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। तो जिससे क्या बनता है यहाँ पर आपका स्टील बनता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टील आप ऐसे नहीं निकाल सकते। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30, 35, 40, 45, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भाई न्यूनतम 35 चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ यहीं पर सॉरी 21 चाहिए ग्राम प्रधान के लिए, ठीक है। जब आप गांव के प्रधान बनते हैं ना, फिर 25 वर्ष चाहिए किसके लिए? लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव में जब आप कहते हो ना कि चाचा विधायक है, तो ये यही लोग विधायक है। राज्यों में विधायक होते हैं, सेंटर में सांसद होते हैं। राज्यसभा के लिए उम्र कितनी चाहिए? राज्यसभा के लिए चाहिए 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए आपको 35 साल, ठीक है। राज्यपाल भी 35 वर्ष के ऊपर के ही बनते हैं। तो उम्मीद है इतनी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उम्र को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का याद होगा, ग्राम प्रधान वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पेपर हुआ, लोगों ने पेपर दिया, तो उसको वहाँ पर एनालाइज आप देख सकते हैं, बहुत सारे जगहों पर आपको मिल गया होगा पेपर, ठीक है। कि जो प्रीवियस हुआ था उसको देखें और उसके हिसाब से एनालिसिस करें कि पेपर का लेवल क्या रहा है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरा कहाँ है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, काबुल। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ये याद रखिएगा, आगरा के पास पड़ेगा फतेहपुर सीकरी। क्लियर। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर लखनऊ में रूमी गेट, भूल भुलैया, सिकंदराबाद, ये सब बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क माने जाने वाला अभी तक था, वो आपका जनेश्वर मिश्र पार्क भी लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ध्रुव, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, ठीक है। तो विक्रमशिला की यहाँ स्थापना धर्मपाल की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी आपने देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से रीओपन की गई है, नालंदा बिहार में, उसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा जो है, ठीक है, तो इसको क्या था कि भाई कुमारगुप्त के समय बनी और बाद में बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया? जला दिया। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी लपट 3 महीने तक की जलती रही, इतनी किताबें थी, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? इब्न बतूता, अबुल फजल, बाबर, बदायूनी। तो यहाँ पर बदायूनी ने किया था। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो हो गया क्या भाई, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। इब्न बतूता की बात करते हैं, ठीक है, आप गाना सुने होंगे, इब्न बतूता पहन के जूता, चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कहाँ से आया था भाई? ये आया था आपका मोरक्को देश से। मोरक्को देश कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका है, तो यहाँ पर आपको पड़ेगा मोरक्को देश। बाद में इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी भी अपॉइंट किया था, काजी एज अ जस्टिस उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बाकी बाबर वगैरह का जान ही रहे, मुगल काल से संबंधित है, ये सबसे पहले आए और फिर बाद में क्या है कि शेरशाह सूरी ने इनको हराया, वापस चले गए, बाद में फिर आते हैं, हुमायूं भी उसमें एक्टिव होते हैं और फिर जाके क्या है कि यहाँ पर मुगल शासन की नींव पड़ती है। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध सबसे पहले होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये याद रखिएगा। अगला है 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 73वां संविधान संशोधन आपका मुद्रा विनिमय वित्त आयोग, पंचायती राज या भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित है। अब पंचायती राज की बात करें तो आपने देखा होगा ये गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है। तो संविधान का भाग 4 जो पार्ट 4 है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, उसके आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात हो रखी है। तो 73वां संविधान संशोधन था आपका पंचायतों से, ठीक है। और जो आपका 1992 के पास में हुआ था, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो था वो आपका नगर निगम वगैरह से, इनसे संबंधित है, नगर पंचायत कह सकते हो। बाकी बात करें फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस वित्त आयोग, आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट हर साल, मतलब हर साल नहीं सॉरी 5 साल पे बनाता है। और जो अभी तक के वित्त आयोग बने हैं, 15 वित्त आयोग बने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी आगे जब भी जैसे बनते रहेंगे अपडेट होता रहेगा, ठीक है। जो अभी तक लेटेस्ट से एन के सिंह बने थे, बाकी नए वाले में जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। पंचायती राज हो गया आपका, ठीक है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो ये क्या है कि भैया इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है मुंबई में। तो रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक कहते हैं, बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक जानते हैं आरबीआई को, इसके जिसके जो चीफ है इस समय कह सकते हो चेयरमैन है या फिर जो भी कहो चेयरपर्सन, शक्तिकांत दास है, नाम ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले शहरी रुपये का निर्माण कहाँ पर किया गया है? बनारस, उज्जैन, ऋषिकेश या रामेश्वरम। तो ये किया गया भाई बनारस में। रुपये का मतलब क्या भैया, एक इधर खंबा एक इधर खंबा, बीच में रस्सी बांध दिए भैया, इसी से एक पॉड होगा, मतलब
टैक्सी पॉड होगा, इससे से जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18, 25 से 30 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस ले लेता है। ठीक है भैया, किसी के मन में अगर 72 बार आया तो वो आपका दिल धड़कता है। ठीक है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए 72 बार धड़कता है, दैट इज़ द, वो हार्ट पंप करता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है आप सांस कितनी देर ले रहे हो, तो 15 से 18 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 72 वाले दिल के मामले में सही हैं, सांस के मामले में गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया है, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या है, सॉरी, प्रतिशत पार्टीशन दिया गया है कि विभाजन को ख़त्म कब किया गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर है 1919। देखिए नहीं, यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर इन विच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 1905 में किया गया था, 1905 में किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1911 में इसको क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था। ठीक है, और फिर 1912 में उसी समय क्या है कि 1911 में घोषणा हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय, और फिर कैपिटल 1912 में कोलकाता से दिल्ली आ गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो देखिए भैया 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। हुआ क्या था कि भाई इसी 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। पूरी कहानी सुन लीजिए, बस 2 मिनट लगेगा। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें बिना, मतलब इस कानून को बोलते थे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिना अपील मतलब आपको गिरफ्तार किया जाएगा शक के बिहाफ पर कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आप इसकी अपील मतलब किसी कोर्ट में बोल नहीं सकते हो। फिर बिना वकील, आप कोई वकील नहीं रख सकते हो, भाई आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही तो वकील रख के करोगे क्या। फिर बिना दलील, मतलब आपकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी, बस आपको कहा जाएगा कि आपने देश के अगेंस्ट काम किया या अंग्रेजों के अगेंस्ट काम किया। ठीक है, तो उसी के चलते क्या हुआ था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये लोग 13 अप्रैल जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, स्वर्ण मंदिर के सामने ही। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर, तो वहीं पर ये लोग इकट्ठा हुए थे, बैसाखी का पर्व भी मना रहे थे। और उस समय एक राजहंस नाम के गद्दार व्यक्ति ने जनरल डायर को क्या किया था कि सूचना दी कि भाई यहाँ पर क्या है कि मीटिंग चल रही है, तो फिर जनरल डायर ने वहाँ पर घेर कर अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी थी। तो यहाँ पर देखिए कई सारे फैक्ट आए, रॉलेट एक्ट आया, ईयर आया, जलियांवाला बाग, और फिर राजहंस, जनरल डायर, 13 अप्रैल, बैसाखी, ये सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता? तो देखिए ये केंद्रीय प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए बंगाल बहुत बड़ा था, पूरा उधर आसाम, इधर का बिहार, उड़ीसा सब बंगाल में आता था। फिर आपके मन में आएगा कि हम लोग के पास तो बंगाल अभी ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, बंगाल कहाँ पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है, बट फिर भी हम लोग वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे बंगाल का हमको वेस्ट पार्ट मिला था, ये ईस्ट पार्ट हो गया जिसमें बांग्लादेश और असम वगैरह है, बट बाद में बांग्लादेश बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक है, अगला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन। बच्चों को पता है कि भाई सैयद अहमद खां थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं बताना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले क्या कहते थे, शिक्षा मंत्री भी बने थे देश के, और क्या कहते हैं कि लंबे समय तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जब वो क्या कहते हैं कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक की यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है भाई? असहयोग, सविनय, स्वदेशी या जलियांवाला बाग? ठीक है, देखिए चौरी चौरा जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। हुआ ये था कि भाई ये लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के तहत ये सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे थे। अगेंस्ट मतलब उनको कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सब धरना प्रदर्शन इधर उधर चल रहे थे। तो ये लोग मशाल लेकर कुछ लोग आंदोलन के लिए चल रहे थे, तो वहाँ के कुछ सैनिकों ने क्या किया, किसी पुलिस स्टेशन के, कि इन लोगों को पिंच किया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इनको दौड़ाया और क्या किया कि इन लोगों ने अपने को गेट में अंदर कमरे में बंद कर लिया, लेकिन विंडो से, और जो कह सकते हो उस समय के एग्जॉस्ट की जगह जो होती है जिसको हम जंगला वगैरह बोलते हैं, उससे क्या किया गया कि इन लोगों ने सारी आग मशाले उसमें फेंक दी और 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए। तो फिर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ले लिया था, वापस ले लिया था। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन। इसी दिन आपको क्या होगा, आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए फैक्ट बहुत मैं बता रहा हूँ,
तो आपका वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आप देखिएगा कि आप क्वेश्चंस कितने प्राप्त करते रहे उससे, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो भी मैं फैक्ट बोल रहा हूँ सब लिखने लायक हैं, सब याद करने लायक हैं। कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? अलगाववादी, स्वदेशी बहिष्कार, होम रूल या इनमें से कहीं नहीं। देखिए होम रूल अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बात करी 1916। अब बात आती है कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या बात है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका 1914 से 18 तक चला, ठीक है। ये अपना उधर लड़ा गया यूरोप के साइड में मेन। 1916 में क्या हुआ था कि भाई पुणे में यहाँ पर तिलक ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर होम रूल शुरू किया, ठीक है। इसको गृह आंदोलन भी बोल देते हैं या गृह शासन भी बोल देते हैं, ये याद रखिएगा। फिर 1916 में ही अडियार मद्रास में, जो कि उसके बाद पूरे इंडिया में फैला, एनी बेसेंट ने शुरू किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। उसके बाद क्या था कि भाई सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो कोई भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की हेड बनी थी। अगर ओवरऑल पूछे तो आप एनी बेसेंट का नाम बता सकते हो 1917। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सिंधु, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, पंजाब। तो यहाँ पर हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के बाएं तट पर है। ये नदी है, तो जिधर की तरफ जाती है वैसे फेस करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो इधर हड़प्पा पड़ेगा। मोहेंजोदड़ो क्यों कहते हैं हड़प्पन सभ्यता को? क्योंकि मोहेंजोदड़ो वहाँ पर सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, इन लोगों ने सब मिलकर शुरुआत करी थी। हड़प्पा सभ्यता की बात है। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मातृशक्ति में, ठीक है, मदर पावर पे यहाँ पर बात करते थे। और देखिए अगर हड़प्पा की बात करें, रोड 90 डिग्री पर कट करती थी, ठीक है। कोई भी सड़क जो कोई भी जो घर था मेन सड़क की तरफ उसका फेस नहीं होता था, अंदर गली में होता था। नालियाँ जो पक्की ईंटों की बनी थी, ढकी हुई नालियाँ बनी थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। तो यहाँ पर है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल को ज्ञान का वैदिक काल के लोगों में नहीं था? किस फसल का ज्ञान? चावल, गेहूं, तंबाकू या सभी, मतलब उस समय नहीं था। तो देखिए तंबाकू का नहीं था। तंबाकू पुर्तगीज़ वगैरह लाए थे। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि भाई तंबाकू क्या है कि लाल मिट्टी में पैदा होता है सबसे ज़्यादा, फिर काली मिट्टी में भी होता है, और उसमें से टोबैको से मैंने बताया निकोटीन मिलता है, ठीक है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास कर शरीर त्याग दिया था। तो देखिए यहाँ पर बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसार एक बिंबिसार, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है। कहाँ? देखिए एक विधि होती है संलेखना विधि। संलेखना विधि के तहत क्या होता है, इंसान अपना फूड और वाटर सब क्या करता है? त्याग देता है, ठीक है। भूखा प्यासा रहकर जो जैन धर्म के लोग अपना प्राण त्यागते हैं उसको संलेखना विधि कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, मैंने इसके बारे में एक बार किसी वीडियो में चर्चा किया कि स्थूलभद्र, भद्रबाहु, ये लोग, इन लोगों में जैन धर्म डिस्प्यूट हुआ था, अलग हो गए, श्वेतांबर, दिगंबर, तो मैंने सब बात करी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर वहाँ पर खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज सत्ती, मोहम्मद गौरी जयसिंह, मोहम्मद गौरी अजयपाल। तो मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच में यहाँ पर क्या किया गया है? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, ये याद रखिएगा। पानीपत का भी युद्ध बहुत फेमस है, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में 1556 में बताया था। बाद में 1761 में तीसरा लड़ा जाता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठा लड़ते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं, मराठा हारते हैं। अकबर हेमू में अकबर जीतते हैं, हेमू हारते हैं, और इब्राहिम और बाबर और इब्राहिम लोदी में बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हारते हैं। मैंने ईयर और राजा सब बता दिया है, ठीक है। और जब बात आती है अकबर और हेमू वाले में, तो अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहे थे, ठीक है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र किसने किया? मुर्शिद कुली खां, सआदत खां, सरफराज या मुजम्मल। तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया? अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, और ये फिर क्या है कि इन्होंने रेवेन्यू देना भी बंद कर दिया था, ठीक है। ये जो बंगाल की बात हो रही है। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चंस हुए। उम्मीद है कि चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। मैंने बहुत डिटेल में बताया, खांसी आ रही बट मैंने पूरा प्रयास किया दोस्तों। तो यहाँ पर है, जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अपनी 70% ऑडियंस वीडियो देखती तो है बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएँ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बट मैं हमेशा कहता हूँ PDF भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे कहीं ज़्यादा वीडियो देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन में मैंने कितना एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे
उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखें और वो वीडियो आगे पीछे अपलोड होती रहती डेली। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।